नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आर्थिक अवधारणाओं के संदर्भ में पढ़ा और आर्थिक अवधारणाओं में हमने सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास का मतलब है धारणीय विकास, जो आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ियों द्वारा जो संसाधनों का सही व्यवस्थित उपयोग करने की बात की गई है, वो कौन सा है? सतत पोषणीय विकास। साथ ही समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी तबका हो, उस वर्ग या तबके का साथ लेकर के या उसको साथ लेकर के और विकास की रूपरेखा तैयार की जाए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से अपंग हो, तो उन सबको साथ लेकर के समानता के साथ विकास की रूपरेखा तैयार की जाए, वही क्या है? समावेशी विकास है। इसके बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मानव विकास। मानव विकास क्या है? देखो, मानव विकास समस्त क्षेत्र जो मानव के लिए उपयोगी है, उन क्षेत्रों को या उन अवयव को मानव तक पहुंचाना और मानव उनकी प्राप्ति करके और अपने आप को आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचाए, अपने विकल्पों की प्राप्ति करने में मानव क्या हो जाए? समर्थ हो जाए, सक्षम हो जाए, वही क्या कहलाएगा? मानव विकास कहलाएगा। वे हम लोग हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्षमतावान हो जाए, तो वह क्षमतावान होना ही क्या है? जो हम लोगों में जो एम्पावरमेंट आता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, विकल्पों को चुनने के लिए, वही क्या है? मानव विकास। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति है या कोई क्षेत्र है उसमें जो लोग रहते हैं, उन लोगों को हमने रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी कर दी, बस वहां तक सीमित है, वो उनका विकास नहीं है। उन लोगों की आवश्यकता पूरी करने के बाद उनको ऐसा बनाया जाए कि वो लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने जो योजना है, अपने प्लान है, वो स्वयं बनाना आरंभ कर दे, वही क्या है? मानव विकास। मानव विकास की अवधारणा के लिए हम बात करें तो मानव विकास की अवधारणा अलग अलग व्यक्तियों ने प्रस्तुत की, लेकिन सबसे पहले मानव विकास की अवधारणा के संदर्भ में देखा जाए तो आरंभ में तो क्या था? आय का स्तर, आय यानी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। किसी भी देश की बात कर लो, किसी भी घर की बात कर लो, किसी भी गांव की बात कर लो, किसी भी क्षेत्र की बात कर लो, अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, इसका मतलब वो क्या है? विकसित है। लेकिन वर्तमान आर्थिक अवधारणा के अनुसार देखें तो सबसे पहले आपके 1990 में 1990 ईस्वी में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और इनके सहयोगी थे भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री का नाम है अमर्त्य सेन। ये दोनों ही अर्थशास्त्री हैं, वो नोबेल पुरस्कार विजेता है। नोबेल पुरस्कार विजेता है और इन्होंने 1990 में मानव विकास के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सबसे पहले जो मुख्य है वो कौन है? महबूब उल हक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सार्थक जीवन ही मानव विकास का सूचक है, न कि लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन। लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन मानव विकास का सूचक नहीं है। कौन है?
सार्थक जीवन ही मानव विकास का सूचक है। सार्थक जीवन का मतलब है उद्देश्यपूर्ण जीवन। जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए और यही मानव विकास का सूचक है। और ये उद्देश्यपूर्ण जीवन कब आएगा? जब मानव में क्या बढ़ेगा? विकल्पों की स्वतंत्रता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? विकल्पों की स्वतंत्रता आ जाएगी। और मानव में विकल्पों की स्वतंत्रता कब आएगी? इसके लिए इन्होंने 3 आयाम दिए कि मानव 3 आयामों यानी लंबा जीवन। आपके प्रश्न आ जाता है कि महबूब उल हक ने कितने आयाम दिए? तो लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन, दूसरा आयाम दिया ज्ञान का स्तर, और तीसरा दिया जीवन स्तर या आय का स्तर। ये 3 आयाम दिए और तीनों आयामों के आधार पर मानव अपने विकास की प्राप्ति करता है। इसी के आधार पर इन्होंने मानव विकास सूचकांक, मानव विकास की अवधारणा में 2 सूचकांक आते हैं। एक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और बाद में 1996 में इन्होंने एक सूचकांक और दिया। वो क्या है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। क्या है दोनों एक बार देख लेते हैं, फिर इसकी गणना करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक हमेशा सकारात्मक पहलू को बताता है। जैसे हमारा गांव है, इसमें 100 लोग हैं, इसमें 100 लोगों में 60 लोग बहुत ही अच्छे विकसित है तो 60 लोगों की गणना करेगा, बाकी 40 किस वजह से कमजोर है इसकी गणना ये नहीं करता है। तो देश में जनसंख्या में जो विकासात्मक स्वरूप है, इस विकासात्मक स्वरूप के केवल सकारात्मक पहलू का ही यह स्वरूप बताता है, नकारात्मक का नहीं बताता है। इसलिए 1996 के बाद नकारात्मक पहलुओं के संदर्भ में कि जो 40 है उनका भी तो विकास करेंगे तभी तो देश का विकास होगा। इसलिए कौन सा इंडेक्स आया? HPI। तो मानव विकास की अवधारणा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 2 सूचकांकों का अध्ययन किया जाता है, एक तो HDI और दूसरा HPI यानी ह्यूमन पॉवर्टी, मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक। तो इसके लिए इन्होंने जो मापन की बात करें तो स्वस्थ जीवन, लंबा जीवन को इन्होंने कहा जीवन प्रत्याशा, और ज्ञान का स्तर है इसको इन्होंने कहा शिक्षा सूचकांक। शिक्षा सूचकांक में इन्होंने दोनों, एक तो सकल नामांकन दर यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और एक प्रौढ़ साक्षरता दर, प्रौढ़ साक्षरता दर यानी एडल्ट लिटरेसी इंडेक्स, इन दोनों को लिया। और जीवन स्तर या आय का स्तर है, इसमें इन्होंने GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा था हमने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको लिया। जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा है औसत जीवन जीने की आयु, यानी हमारे देश में कितने लोग हैं वो 40 वर्ष की उम्र मर जाते हैं, 60 की मर जाते हैं, 90 की मरते हैं, 100 की मरते हैं। तो कंप्लीट लोगों की आयु को देख करके एवरेज जो मृत्यु की आयु है उसको हम क्या बोलेंगे? जीवन प्रत्याशा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीवन प्रत्याशा यानी औसत जीवन जीने की आयु, एवरेज डेथ रेशियो आ गया, औसत जीवन जीने की आयु। अब इन तीनों आयामों के 1/3 भाग, इसका भी 3 और इसका भी 3, इसमें एडल्ट रेशियो में ये 1 और 2/3 आता है, फिर एक भाग एक आ जाएगा। तीनों का 1/3 33% भाग लेकर के, और हमने एक यानी मानव विकास रिपोर्ट की, मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया, मानव विकास सूचकांक की प्राप्ति की। तो आपके एक प्रश्न ये और बनता है कि मानव विकास सूचकांक जो है वो कितने स्कोर के मध्य होता है? तो मानव विकास सूचकांक है वो आपके 0 से 1 स्कोर के मध्य होता है। सर्वाधिक, मध्यम और सामान्य या निम्न हो गया। तो निम्न में जैसे
2 से आपके 5 तक आ गया, 5 से लेकर और 7 तक आ गया, 0.7 तक, और फिर 0.7 से ऊपर है वो सर्वाधिक बढ़ा गया। तो ये आपके मानव विकास का स्तर है। अब आप बोलोगे साहब अपने अमर्त्य सेन जी है, उनका क्या रोल है इसमें? तो अमर्त्य सेन जी ने इनका साथ दिया, और इनके साथ देने के साथ साथ इन्होंने एक आयाम प्रस्तुत किया, वो था उपागम मानव विकास को प्राप्त करने का, वो है विकल्पों की स्वतंत्रता। विकल्पों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रताओं में वृद्धि। अगर विकल्प की स्वतंत्रता मिल जाती है तो व्यक्ति अपने आप को आगे तक बढ़ाता है। और विकल्प की स्वतंत्रता क्या है? जैसे हम विकल्प की स्वतंत्रता क्या है? निरंतर विकास को, सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करती रहती है। जैसे हमने पढ़ा था सतत पोषणीय विकास। मान लो कि संसाधन बहुत बड़े हैं तो व्यक्ति क्या करेगा? उन संसाधनों की प्राप्ति करके अपना विकास कर लेगा। संसाधन में हम एक छोटा सा उदाहरण से देखते हैं कि मान लो कि 12th बाद कई आपकी कोर्सेज हैं, लेकिन 10th के बाद आपके 3 सेगमेंट आ गए, साइंस आ गया, आर्ट आ गया, कॉमर्स आ गया, और बाकी डिप्लोमा जो अलग बात है। ये 3 सेगमेंट आ गए। अब आपने 10th क्लास बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त की है तो घर वाले बोलेंगे आप क्या है कि एक अच्छा विषय ले लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। अब आपने जो भी विषय यहाँ पे चयन किया, आपके स्कोप आगे के 12th के बाद वही स्कोप आप उस विषय से जुड़े हुए स्कोप को प्राप्त कर पाते हो। ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छा स्कोप चुन लिया, अच्छी विषय चुन ली, तो विषय सारी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर आपने जो विषय चुना है उसको बहुत अच्छा रीड किया है, बहुत अच्छा इसमें 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी आपने मेहनत की है, तो आप आगे भी उस विषय से जुड़े हुए कई रास्ते प्राप्त कर लोगे। लेकिन आपने यहाँ मेहनत नहीं की है तो आपके आगे के विकल्प क्या हो गए? बंद हो गए। और विकल्प बंद हो गए तो आप अपने विकास को प्राप्त नहीं कर पाओगे। विकल्पों की स्वतंत्रता जब तक है तो व्यक्ति, उन्होंने कहा, क्या प्राप्त करता है? क्षमता। क्षमता यानी एम्पावरमेंट प्राप्त करता है, और एम्पावरमेंट जिसने प्राप्त कर दिया वो अपने विकास को प्राप्त कर लेता है। तो विकल्पों की स्वतंत्रता कब होगी? जब हम विकल्पों के लिए मेहनत करेंगे। कोई जैसे मान लो एक उदाहरण दिया जाता है कि बहुत से ऐसे प्रदेश है जहाँ लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है। एक लड़का है और एक लड़की है, मतलब दोनों भाई बहन हैं, और लड़के को शिक्षा दी जाती है, लड़के को नहीं दी जाती है। अब लड़की जो है वो क्या करती है आगे, मतलब दोनों का माइंड इक्वल है लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाती है, और लड़का एक बड़े स्तर को जाके प्राप्त करता है। तो वहाँ लड़की के जो विकल्प बंद हो गए थे उसकी वजह से उसका डेवलपमेंट रुक गया, और लड़के को विकल्प मिल गए उसकी वजह से उसका डेवलपमेंट हो गया। ये बात कही थी अमर्त्य सेन ने। तो मानव विकास समझ में आ गया होगा। अब मानव विकास के बाद में आपका अगला बिंदु आता है भारत में नियोजन। तो एक बार हम देखते हैं नियोजन क्या है। नियोजन क्या है? देखो, सामान्य सी बात है कि नियोजन है वो योजनागत विकास है। योजनागत विकास, योजनागत विकास क्या होता है? नियोजन होता है। और ये जो नियोजन है, योजनागत विकास की बात करें, नियोजन ऐसा नहीं कि कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं हम, योजना पंचवर्षीय योजना बना रहे तो नियोजन होगा। एक छोटी सी प्लानिंग में नियोजन हो सकता है। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, 7 डेज प्लान बना रहे हो, तो 7 डेज प्लान जब आप बैठ के बना रहे हो तो वो भी आपका क्या है? नियोजन है। आपने स्टडी का प्लान बनाया है, वो भी नियोजन है। आप पूरे वर्ष के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अपने स्टडी का टाइम टेबल बना रहे हो, वो भी क्या नियोजन है। घर में एक महीने के लिए जो आय होती है उसमें से, उस आय के माध्यम से जो परिवार के जो खर्चे हैं वो डिवाइड करके
और उनकी योजना बनाई जाती है, वो भी क्या है, नियोजन है। मतलब नियोजन एक व्यापक रूप नहीं है, वैसे देखें तो नियोजन व्यापक है, लेकिन नियोजन क्या है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जो विकासात्मक प्लान है वही क्या है, नियोजन है। नियोजन के लिए देखें तो किसी भी क्षेत्र में जो निर्धारित लक्ष्य है, जो कोई भी क्षेत्र है उसमें जो निर्धारित लक्ष्य है, उन लक्ष्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम आवंटन और उपयोग, अनुकूलतम आवंटन व उपयोग ही क्या है, नियोजन है। यानी आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि मेरे को क्या करना है, आपके जो उद्देश्य है वो आपके पास है, और इस उद्देश्य के लिए आपके पास में क्या है, रिसोर्सेज भी तो है, और इन संसाधनों का क्या है, अनुकूलतम आवंटन करोगे, और अनुकूलतम आवंटन के साथ साथ क्या करोगे, उपयोग करोगे। यही क्या है, नियोजन कहलाता है। इसके लिए आपको 3 महत्वपूर्ण जो चरण है वो प्राप्त करने होते हैं। पहला चरण है कि हम पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पे क्या प्राप्त करेंगे, पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य और उद्देश्य है उनका निर्धारण करेंगे, लक्ष्यों का और उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। भाई आप किस क्षेत्र के लिए प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको उस क्षेत्र की प्राथमिकता है। आप एजुकेशन सेक्टर में आप फर्स्ट टेस्ट के बारे में प्लान कर रहे हो, या आप मेन एग्जाम के बारे में प्लान कर रहे हो, आप घर में किसी नवनिर्माण को लेकर के प्लान कर रहे हो, या किसी क्षेत्र में जाने को लेकर प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले प्राथमिकता है कि आप लक्ष्य और उद्देश्य का क्या करोगे, निर्धारण करोगे। इसके बाद आपके पास में क्या क्या रिसोर्सेज है, तो द्वितीय रूप से जो आपके पास में संसाधन है, आप उन संसाधनों का क्या करोगे, अनुमान लगाओगे। भाई कहीं भ्रमण करने जा रहे हो तो आपके पास में क्या क्या रिसोर्सेज है, तो वो रिसोर्सेज है उनका क्या करोगे, अनुमान, संसाधनों का अनुमान लगाएंगे। कितने संसाधन है, क्या आपका बजट है, क्या आप करने वाले हो, इसका क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। और जब अनुमान हमने संसाधनों का लगा लिया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट उन संसाधनों को, जो हमारे संसाधन है जिनका अनुमान लगा लिया, लक्ष्य उद्देश्य हमारे सामने है, तो हम क्या करेंगे, संसाधनों को लक्ष्य व उद्देश्यों के आधार पर क्या करेंगे, आवंटन करेंगे और उनके उपयोग को, उनके अनुकूलतम उपयोग को, आवंटन करने के बाद उनके उपयोग को सुनिश्चित करेंगे। अब उनका उपयोग सुनिश्चित हो गया, इसका मतलब आपका नियोजन सही हो गया। भाई आपने कहीं भ्रमण का प्लान किया, आपने जो संसाधन आपके थे उन्होंने उन संसाधनों को आपने जुटा लिया, वो संसाधन आपने जुटा करके, और आप जैसे ही अपने उस पूरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो जैसे जैसे आपने प्लान किया था वैसे वैसे सारे संसाधन आपको प्राप्त होते गए, और भ्रमण है वो उद्देश्यपूर्ण हो गया, भ्रमण है वो योजनागत हो गया, वही क्या कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा। तो नियोजन के लिए हमें 3 मुख्य रूपरेखाओं को ध्यान में रखना है, चाहे वो नियोजन छोटा हो चाहे वो बहुत बड़ा हो। लक्ष्य उद्देश्य है, संसाधनों का अनुमान है, और संसाधनों के अनुमान के आधार पे लक्ष्य और उद्देश्यों के अंतर्गत आप जो भी अपने रिसोर्सेज है उनको आवंटित करेंगे, और अनुकूलतम आवंटित करेंगे। ऐसा नहीं है कि आवंटित कर दिया फिर प्रॉब्लम आ गई, अनुकूलतम जितना के जैसा चाहिए, जैसा हमने प्लान किया था
और फिर उनका उपयोग करेंगे। यही क्या है, नियोजन है। तो समझ में आ गया होगा नियोजन क्या है। सामान्य रूप से नियोजन आपके लक्ष्य और उद्देश्यों के आधार पर प्राप्त संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन और उपयोग करना ही क्या है, नियोजन है। और नियोजन जो है वह आर्थिक संसाधनों के आधार पर सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना भी नियोजन कहलाता है। हमारे पास में इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं, कह सकते हैं कि आर्थिक संसाधनों के आधार पर सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना नियोजन कहलाता है। आर्थिक लक्ष्यों के आधार पर सामाजिक जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करना भी क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा नियोजन क्या है। और हमने इससे पहले पढ़ा मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक यानी मानव विकास की अवधारणा। इसके बाद जो आपके भारत में नियोजन की रूपरेखा है, यानी भारत में प्लानिंग कमीशन कैसे आया, भारत में योजना आयोग कैसे आया, उसका अध्ययन करेंगे। योजना आयोग से पहले कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिले, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे।